अर्थव्यवस्था के आधार पे, विदेश नीति के आधार पे, शिक्षा नीति के आधार पे, सामाजिक नीतियों का, आर्थिक नीतियों का सरोकार के मामले में, सारे मामलों में मौजूदा मोदी सरकार बुरी तरह से फेल है, बुरी तरह से फेल है। कहते हैं कि साहब हम पूरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, जबकि कायदे से ये छठी या सातवीं अर्थव्यवस्था है। वो इसलिए चौथी कहते हैं क्योंकि ये उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनको ये शामिल नहीं करते, जो तकरीबन 81% के आसपास बैठते हैं। और जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, एक आदमी की आय तो है 10 करोड़ रुपए महीने, और एक आदमी की महीने आय 32 रुपए रोज भी, तो इतना बड़ा अंतर है। 29 रुपए रोज पे तो भारत सरकार कहती है कि एक आदमी रहता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम चौथी या पांचवी या छठी अर्थव्यवस्था हैं? अर्थव्यवस्था का आधार हमेशा मौलिक रूप से सब लोगों को देख के होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों को देखते हुए। 1% लोगों के पास देश की 63% पैसा है, 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास 85% पैसा है, बाकी 97% में आप और हम सब हैं, 15% में आप लगाइए। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये तो आर्थिक मोर्चे की हालत है। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि पूछिए मत। हर चीज के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि एक आम आदमी की तनख्वाह उस रेशियो में नहीं बढ़ी। दिल्ली जैसे शहर में अगर ठीक से महंगाई के सूचकांक का आंकड़ा लगाया जाए तो कम से कम 29,000 रुपये महीने एक व्यक्ति की आय होनी चाहिए, कम से कम। अगर उसको सरकार घर भी देती है, सरकार उसके खर्चे भी देती है, कार ट्रांसपोर्ट भी देती है, तब भी उसकी आय 15,000 रुपये महीने होनी चाहिए। गरीब आदमी अपनी कमाई का 25% दवाइयों पे खर्च कर देता है, आप जानते हैं, बीमारी हारी पे खर्च कर देता है, ये हालत है। इसी तरीके से शिक्षा महंगी होती जा रही है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके कपड़े महंगे होते जा रहे हैं, हर चीज महंगाई के जोर पे चल रही है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ऊंचे रखे हुए हैं। जो जो पेट्रोल डीजल के दाम ऊंचे रहेंगे, अभी भी 65% आइटम, 65% जो खाने का सामान या कोई भी सामान लादा जाता है वो डीजल के ट्रकों से लादा जाता है, और डीजल के दाम ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा होंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में जगह है नासिक और भुसावल, वहां से अनार चलता है। अनार देखा ना आपने, फल एक अनार वहां से चलता है 19 रुपए किलो, और ट्रक लेता है वहां से दिल्ली आने के 45,000 रुपए। तो वो किसके जिम्मे जाएगा? सब्जी मंडी के एजेंट के जिम्मे, जो उसके बाद फिर बीच का बिचौलिया लेगा, बिचौलिया भी तो लेगा ना, उसके बाद रिटेलर भी लेगा। तो आते आते आपको अनार पड़ेगा 250 रुपए किलो, जबकि ये डीजल बिकना चाहिए 35 रुपए लीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम है उसके हिसाब से। इसी तरीके से आप देखिए, कल ही आज वीडियो में देख रहा था, परमल एक सब्जी होती है, जानते हैं आप? कोई लोग उसको परवल कहते हैं, कोई लोग परमल कहते हैं। हरियाणा के किसान ने उस परमल को खुद तोड़ दिया मंडी में, 1 रुपया किलो मिल रहा है बेचारे को, उसकी लागत आ रही है 2 रुपये 90 पैसे किलो, और मिल रहा है उसको मंडी में 1 रुपया किलो, उसने वहीं खराब कर दिया। तो आप समझ सकते हैं क्या महंगाई का आलम है। और तनख्वाहें मजदूरों की, किसानों की फसलों के न्यूनतम दाम उस आधार पे नहीं मिले। इसी तरीके से आप देखिए, जो हमारा रहने का व्यवस्था है, पहली बात तो जब से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, इसने झुग्गी वालों को तंग कर रखा है, रहना ही दूभर कर रखा है उनका, इतना दूभर कर रखा है कि बेचारे 50-50, 60-60 साल से उन झुग्गियों में रह रहे हैं, और ये उनको कह रहे हैं जी हम तोड़ेंगे। तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इनको माल बनाने हैं, इनको माल बनाने हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली राज्य परिषद ने, आपके जिले ने भी इसमें काम किया, हमने उनके मामलों को इशू बनाया। ये तो चोरी छुपे तोड़ना चाहते थे, सीपीआई और वामपंथी पार्टियों ने उस इशू को उठाया, और उसके बाद उसको उठा के उनको ये मजबूरी होनी पड़ी कि उनको घर तो दिए और इतनी दूर दिए
जबकि जंगपुरा में जो रहता है उसको मकान दिए हैं कहाँ पे कॉमरेड, नरेला G7 G8 पॉकेट में, 55 किलोमीटर दूर है उनके बसावट से। उनकी नौकरियां चली गई, वो घरों में काम करते थे वो नहीं मिलेगा, वो वहाँ के रेलवे में यार्ड में काम करते थे वो नहीं मिलेगा, उनकी मजदूरी मारी गई, उनके बच्चों की शिक्षा मारी गई, वो तमिल स्कूल में पढ़ते थे। इसी तरीके से रामलो लोहिया के पीछे झुग्गियां थी, उनको हटाया गया, उनको भी वहाँ भेजा गया, उनके यहाँ से भी वो 42 किलोमीटर बैठता है। तो आप लगाइए कि लोगों को जीना दूभर कर रखा है मोदी सरकार ने, और अब तो इनकी दिल्ली के बीजेपी सरकार ने। अच्छे खासे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, केजरीवाल सही चला रहा था, दवाइयां देता था, डॉक्टर बैठता था, टेस्ट होते थे। धीरे धीरे उनको मारना शुरू कर दिया और अब मंदिर का नाम दिया। उसका कारण है कॉमरेड, बीजेपी अपनी विचारधारा से प्राइवेट लॉबी, हर चीज के निजीकरण की समर्थक है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपका परिवहन हो, हर चीज में ये उसके है। उन्होंने कह दिया कि हम बिजली का 7,000 करोड़ का घाटा, अभी तक तो घाटा नहीं हो रहा था बिजली में, इनके आती कैसे 7,000 करोड़ का घाटा हो गया, हम तो जनता से लेंगे। इसका मतलब सीधी सादी बात है, इन्हें बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं, सीधी सादी बात है, इन्होंने पानी के दाम भी बढ़ाए हैं। पहली बार हम लोगों को पानी के बिल मिलने शुरू हुए। मुझे ही पानी का बिल 2600 रुपये मिला है 2 महीने का, 2600 रुपये, जो अभी तक नहीं आता था। तो आप समझ लीजिए कि हमें ये कहाँ पर ले जाएंगे। तो साथियों, और इसके खिलाफ, ऐसी नीतियों के खिलाफ संघर्ष सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेसी भी बैठ जाते हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी बैठ जाते हैं, अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, आपसे कभी जाति के नाम पे वोट ले लेंगे, कभी धर्म के नाम पे वोट ले लेंगे, आप भी 1500-1000 रुपये लेके वोट दे दोगे, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप ही लुटते हो, लूट आप ही पे आएगी। इसलिए साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार विदेश नीति के आधार पर भी फेल है। फिलिस्तीन के साथ हम हमेशा रहे हैं। गाजा में 63,000 लोगों को मार दिया इन्होंने, उसमें से 23,000 बच्चे मरे हैं, और इनका एक अस्पताल पे ईरान ने मिसाइल गिरा दी तो हल्ला काट रहा है नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी गैर मानवतावादी सरकार है, और मोदी सरकार इजराइल की दोस्त बनी हुई है। वहाँ पे यूएनओ में वोट नहीं देती है भाई गाजा में शांति के लिए। हमारी ये मांग है कि 1948 के बाद इजराइल ने जितनी भी फिलिस्तीन की जगह पे कब्जा किया उसको खाली करें, उसको खाली करके फिलिस्तीनियों को वापस मिलनी चाहिए वो जमीन, वो वहाँ पे वापस आए। अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल और साम्राज्यवादी देश मिलके देश पूरे विश्व में हथियारों की होड़ चलाकर, हथियारों को फायदा पहुंचाकर हमें आपस में लड़वाते रहेंगे। कभी यूक्रेन रशिया बाहर हो जाएगी, कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी। आपको भी बहुत बेगाया, पहलगाम पहलगाम पहलगाम, वो 4 आदमी कौन है जिन्होंने मारा, 4 आतंकवादी हरामखोर, वो कहाँ गए, क्यों नहीं उनको पकड़ा आज तक? पता है ना मोदी सरकार, पुलवामा में हमला हुआ, आज तक आपको बताया कि किसने मारे, कोई पकड़ा गया? 150 करोड़ 250 किलो RDX लेके गुजरात नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी बीच में खड़ी हुई थी, तुम्हें दिखाई नहीं? रूट को सैनिटाइज ही नहीं किया। सतपाल मलिक जो वहाँ के गवर्नर, उन्होंने कहा हमारी गलती है। ये सीधे साधे ऐसे हमले करवा के आपको बहकाते रहेंगे। कि हमारा कर्तव्य बनता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के आप ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा के आगे ले जाएं। इसी तरीके से आप देखिए शिक्षा नीति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। 10 साल बाद मैं भी अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं भेज पाऊंगा। ये जो बच्चे बैठे हैं, धीरे धीरे वो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, और शिक्षा का निजीकरण करने पे जो आप अभी 3 रुपये 4 रुपये फीस में पढ़ रहे हो, वो आपसे 300-400 रुपये ली जाएगी सरकारी स्कूल में भी। और सरकारी कॉलेजों में आप जो 6,000 से 15,000 रुपये साल में पढ़ते हो, 1200 रुपये 120 रुपये महीने में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है सरकारी में। वो आने वाले समय में 2,40,000 रुपये साल कम से कम होगा। बिजली पानी के पैसे अलग, हॉस्टल के पैसे अलग, ये सब आपको देने, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप तो छोड़िए, मैं भी नहीं सोच पाऊंगा।
ये हालत कर देंगे मोदी जी देश की। हर जगह पे वो महंगाई का लाल ला रहे हैं, हर जगह पे वो निजीकरण को ला रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि इसके खिलाफ हमें संघर्ष को लामबंदी करके संघर्ष को आगे ले जाना होगा। इसी प्रकार से आप देखिए सामाजिक ताना बाना जो है हमारा, जो हमारी एक गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब क्या है कि हम सब, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, हम सब लोग मिलके जुल के रहते हैं। ये हमें उसमें बांटते हैं। ये कहेंगे कि ईद में ये होना चाहिए, बकरा नहीं कटना चाहिए, तो अरे तुम कौन होते हो, कौन क्या खाएगा? इनको पता ही नहीं है कि 85% मीट देश में गैर मुसलमान खाता है। पता है आपको ये बात? नहीं पता ना। 85% मीट का कंजम्पशन देश में गैर मुसलमान खाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा मीट कौन से राज्य में खाया जाता है? बताइए। तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में नहीं खाया जाता जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है, तेलंगाना में खाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में खाया जाता है, तीसरे नंबर पे बंगाल में खाया जाता है, चौथे नंबर पे पंजाब में खाया जाता है। यूपी तो 7वें या 8वें नंबर पे आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का डाटा कह रहा है, जो उन्होंने संसद में रखा है, पार्लियामेंट में रखा है। ये हमारा डाटा नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का डाटा नहीं है, ये उनका डाटा है। फिर आपको कभी अब एक नया शोषा शुरू कर दिया अमित शाह ने परसों। साहब कुछ दिनों बाद आप सोचेंगे कि जो इंग्लिश बोलता है वो शर्म महसूस करेगा। अरे भैया, अरे जो बच्चा तमिलनाडु में पैदा हुआ वो तमिल बोलेगा, जो बच्चा तेलंगाना आंध्रा में पैदा हुआ है वो तेलुगु बोलेगा, वो तेलुगु में पढ़ेगा, वो तमिल में पढ़ेगा, तो वो हिंदी से में क्यों पढ़ेगा? तो उसके लिए अगर उसके और मेरे बीच में अगर कोई चीज़ है तो इंग्लिश है। और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में अगर हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए तो हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। हमारा तो ये मानना है कि इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है। लिंक लैंग्वेज कहते हैं मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की भाषा है। जैसे मैं तमिलनाडु जाऊँ तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी अगर मुझे हो तो मैं कम से कम ये तो कहूँगा भाई कितने का है, आलू क्या भाव है, आलू हेलो आलू आलू कैसे पूछूंगा? है नहीं है। कम से कम ये तो पूछूंगा कि किस दाम से है, किस भाव से है। पानी की बोतल भी खरीदूंगा तो भाव तो जानूंगा। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो हमारे सामाजिक ताने बाने को भी इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है, तोड़ना चाहते हैं और भी तोड़ना चाहते हैं। देश को इस गर्त में डालना चाहते हैं कि देश जो है महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिलाओं पे अत्याचार, युवकों को नौकरी, इस विषय पे बात ही ना करें, इस विषय पे बात ही ना करें। और आप और हम हिंदू मुसलमान, कौन हिंदी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कौन कैसे कपड़े नहीं पहनता है, इस पे ही बात करते रहेंगे। साथियों, आपको सबको ये सोचना होगा कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तरी दिल्ली में योद्धा हैं, नेता हैं उत्तरी दिल्ली जिले में।